आज की चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए अगर किसी को बंधुआ मजदूरी में धकेल दिया जाए या किसी बच्चे से कोई खतरनाक काम करवाया जाए। या फिर किसी को अपनी आस्था, अपने विश्वास को मानने से ही रोक दिया जाए तो? हाँ, तो क्या होगा? इन सब के खिलाफ हमारे पास मतलब क्या ताकत है? और यही सवाल हमें सीधे हमारे संविधान के उस हिस्से तक ले जाता है जो नागरिकों को सबसे बड़ी ताकत देता है। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। पिछली बार हमने आर्टिकल 12 से 22 तक बात की थी, तो आज का हमारा सफर आर्टिकल 23 से 35 तक का होगा। हाँ। हमारे हाथ में काफी विस्तृत यूट्यूब लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट है, हम्म। जो सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई है। हमारा मिशन इस कानूनी भाषा को मतलब थोड़ा खोलकर इसके पीछे छिपे असल मतलब को समझना है। और ये जानना है कि ये शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे एक तरह से सुरक्षित बनाता है। तो चले इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां संविधान सबसे पहले इंसान के शारीरिक सम्मान और सुरक्षा की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, तो आर्टिकल 23 ये आर्टिकल दो बहुत बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधे सीधे रोक लगाता है। एक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की खरीद फरोख्त। और दूसरा है फोर्स्ड लेबर, जिसे हम बेगार या बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं। और इसमें खास बात यह है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ इंसानों को खरीदने बेचने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, देवदासी प्रथा, गुलामी और जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेलना, ये सभी कुप्रथाएं इसके तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। संविधान इन्हें एक अपराध मानता है। और फोर्स्ड लेबर की परिभाषा भी काफी दिलचस्प है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ बिना पैसों के काम कराना। हाँ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। हाँ, वही ये कहता है कि अगर आपको पैसे देकर भी आपकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने पर मजबूर किया जाए तो वो भी फोर्स्ड लेबर ही माना जाएगा। सही बात है। और ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ एक ढाल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये आपको प्राइवेट नागरिकों से भी बचाता है। यानी समाज के अंदर भी अगर कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर से जबरदस्ती काम करवाना चाहे तो ये अधिकार उसे रोकता है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है। हाँ, एक बहुत जरूरी अपवाद है कि देश के हित में सरकार अनिवार्य सेवा कंपल्सरी सर्विस लागू कर सकती है, जैसे युद्ध के समय सेना में भर्ती। हाँ, या किसी राष्ट्रीय आपदा के समय मदद के लिए नागरिकों को बुलाना। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। क्या? कि सरकार धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ों की बात। बिल्कुल लेकिन हमारा संविधान बच्चों की सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा संवेदनशील है। बिल्कुल। और यहीं पर आर्टिकल 24 आता है जो बाल श्रम पर रोक लगाता है। हाँ। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। सही। मुझे इस बात ने चौंकाया कि एक्ट हार्मलेस और हैजरस काम में फर्क करता है। मतलब खतरनाक काम तो पूरी तरह मना है। हाँ। लेकिन जो काम बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनकी इजाजत है। जैसे स्रोत में उदाहरण है कि कोई बच्चा स्कूल के बाद अखबार बांट रहा है तो उसे बाल श्रम नहीं माना जाएगा। हाँ, पर ये तो बड़ा सब्जेक्टिव है ना। कौन तय करेगा कि क्या हार्मलेस है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। और इसी अस्पष्टता को दूर करने के लिए संसद ने समय समय पर कई कानून बनाए हैं। इसे सिर्फ एक आर्टिकल के भरोसे नहीं छोड़ा गया। अच्छा, तो पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क है। हाँ, बिल्कुल। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था। अच्छा, तो ये अलग अलग कानून क्यों बनाए गए? एक ही कानून काफी नहीं था? क्योंकि हर काम का खतरा अलग होता है। जैसे द माइंस एक्ट 1952 है, वो खदानों में काम करने की न्यूनतम उम्र 18 साल रखता है, क्योंकि वहां खतरा कहीं ज्यादा है। समझ में आता है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 14 साल की उम्र तय करता है। फिर एक प्लांटेशन लेबर एक्ट भी है। चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ने का काम बहुत बारीक होता है, जिसके लिए बच्चों को रखा जाता था। हाँ। तो ये एक्ट कहता है कि 12 साल से ऊपर के बच्चों का भी नियमित फिटनेस चेकअप जरूरी है, ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। मतलब हर पहलू को ध्यान में रखा गया है।
और इन सब पर नजर रखने के लिए भी तो कोई संस्था होगी। बिल्कुल। 2007 में नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य काम ही यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के अधिकारों की हर स्तर पर रक्षा हो। तो ये अधिकार बच्चों और बड़ों को शारीरिक शोषण से बचाते हैं, लेकिन शोषण सिर्फ शारीरिक ही तो नहीं होता। क्या हो अगर किसी को अपनी आस्था या विश्वास मानने से ही रोका जाए? यहीं से संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब हम शरीर की सुरक्षा से मन और आत्मा की स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 25 एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल अधिकार है। ये हर व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आजादी देता है। अंतःकरण की आजादी, इसका ठीक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ईश्वर या अपनी किसी भी मान्यता के साथ अपने रिश्ते को अपनी तरह से बनाने के लिए आजाद है। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या सोचना है या क्या मानना है। अच्छा। और इसी से जुड़े हैं दो और अधिकार, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, यानी अपने धार्मिक विश्वासों को खुले तौर पर मानना और उनका पालन करना। और एक राइट टू प्रोपोगेट भी है, यानी अपने धर्म की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना। हाँ, पर इस प्रचार वाले अधिकार पर काफी बहस होती है। क्या इसका मतलब धर्मांतरण कराना है? वही मैं पूछने वाला था। तो स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। राइट टू प्रोपोगेट का मतलब है अपने धर्म के सिद्धांतों को दूसरों को बताना, लेकिन इसमें जबरन धर्मांतरण या किसी भी तरह का लालच देकर धर्म बदलवाना शामिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार स्पष्ट किया है। और क्या ये आजादी अनलिमिटेड है? नहीं, कोई भी मौलिक अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। अगर किसी धार्मिक प्रथा से समाज की शांति भंग हो, मतलब पब्लिक ऑर्डर, या वो नैतिकता के खिलाफ हो, मोरालिटी, या लोगों की सेहत को खतरा हो, हेल्थ, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। जैसे सती प्रथा या मानव बलि जैसी कुरीतियों को धर्म के नाम पर जारी नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, ये तो हुआ व्यक्तिगत अधिकार, लेकिन धर्म तो अक्सर सामूहिक रूप से माना जाता है। उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए है आर्टिकल 26, जो एक कलेक्टिव यानी सामूहिक अधिकार है। हाँ, ये धार्मिक समुदायों, जिन्हें रिलीजियस डिनोमिनेशंस कहा जाता है, को अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने, अपनी संस्थाएं बनाने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। और ये डिनोमिनेशन कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि किसी भी समूहों को रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। उनका एक कॉमन विश्वास हो, एक कॉमन संगठन हो और एक अलग नाम हो, जैसे शैव, वैष्णव, शिया, सुन्नी। समझ गया। इसके बाद आता है आर्टिकल 27, जो कहता है कि सरकार किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकती। हाँ, और यहाँ टैक्स और फीस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कैसे? इसे ऐसे समझिए, टैक्स वो है जो सरकार सबसे लेती है देश चलाने के लिए, जैसे सड़कें बनाना, लेकिन फीस तब ली जाती है जब कोई खास सुविधा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, तो मतलब वैष्णो देवी या हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं या सुरक्षा देने के लिए अगर सरकार कोई शुल्क लेती है, तो वो एक फीस है, टैक्स नहीं। बिल्कुल सही समझे, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ उन यात्रियों को मिल रही है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 28 पर, जो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से जुड़ा है। हाँ, मैं अपने स्कूल के दिनों को याद कर रही हूँ, जहाँ सुबह की प्रार्थना होती थी। इस आर्टिकल के हिसाब से अगर वो एक सरकारी सहायता वाला स्कूल था, तो किसी भी छात्र को वहां खड़े होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था अगर उसके माता पिता नहीं चाहते। ये जानना बहुतों के लिए नई बात होगी। तो क्या किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? यहाँ 4 अलग-अलग तरह के संस्थान हैं, जो स्कूल पूरी तरह सरकारी पैसे से चलते हैं। होली मेंटेन बाय स्टेट? हाँ, वहाँ धार्मिक शिक्षा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और बाकी? अगर कोई स्कूल किसी ट्रस्ट ने बनाया है, पर उसका मैनेजमेंट सरकार कर रही है, तो वहाँ इजाजत है। और जो प्राइवेट स्कूल सरकार से मान्यता या सहायता लेते हैं, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वो वॉलेंट्री होगी, मतलब स्वैच्छिक। किसी छात्र को मजबूर नहीं किया जा सकता। अब बिल्कुल। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो भारत की विविधता की रक्षा करते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30, ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए हैं। हाँ, संविधान 2 तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, यहाँ नागरिकों के किसी भी वर्ग का इस्तेमाल हुआ है, अल्पसंख्यक शब्द का नहीं।
इसका कोई खास मतलब है? बहुत गहरा मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी की व्याख्या करते हुए कहा था कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी है। अच्छा। हर समुदाय को अपनी संस्कृति बचाने का हक है। और इसी आर्टिकल का दूसरा हिस्सा कहता है कि किसी भी नागरिक को सरकारी या सरकारी सहायता वाले शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन लेने से नहीं रोका जा सकता। सही। तो फिर आर्टिकल 30 अलग से क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 30 सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को एक विशेष अधिकार देता है। ये उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने, एस्टैब्लिश करने। और उनका प्रशासन करने, मतलब एडमिनिस्टर करने का अधिकार देता है। हाँ। ये उनकी पहचान और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए एक बहुत मजबूत कवच है। अब हम उस अधिकार पर आते हैं जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि अगर मौलिक अधिकार एक कार है, तो आर्टिकल 32 उस कार की चाबी है। वाह। बिना चाबी के बेहतरीन से बेहतरीन कार भी सिर्फ एक मेटल का डब्बा है। ये आर्टिकल गारंटी देता है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए कुछ खास आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं, लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। हाँ, पहली और सबसे जरूरी रिट है हेबियस कॉर्पस, जिसका लैटिन में मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब शरीर को पेश करो। सही। सोचिए, अगर पुलिस किसी को बिना वजह हिरासत में ले ले और परिवार को बताए भी नहीं, तो परिवार सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकता है, हमारा व्यक्ति कहाँ है, उसे हमारे सामने पेश करें। यह अधिकार सरकार की मनमानी पर सबसे बड़ा अंकुश है। बिल्कुल। दूसरी है मैंडेमस यानी वी कमांड। हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना वो काम नहीं कर रहा जो उसे कानूनन करना चाहिए, तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। तीसरी है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड या रोकना। हाँ, ये एक ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुनने से रोकने के लिए है। एक तरह से ये लक्ष्मण रेखा खींचने जैसा है। और चौथी है सर्ट योर आई यानी टू बी सर्टिफाइड। इसके जरिए ऊपरी अदालत किसी निचली अदालत से कोई केस अपने पास मंगवा सकती है या उसके गलत फैसले को रद्द कर सकती है। और पांचवी है क्वो वारंटो, जिसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, या किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सरकारी पद पर बैठा है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाके पूछ सकता है कि ये व्यक्ति किस अधिकार से इस पद पर है। स्रोत में एक और हैरान करने वाली बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट मतलब आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 दोनों रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का दायरा इस मामले में ज्यादा बड़ा है। एक मिनट, ये बात थोड़ी उलझाने वाली है। आप कह रही हैं कि हाई कोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? ये तो उल्टा लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों को उलझाता है। ऐसा इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के हनन पर रिट जारी कर सकता है। अच्छा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर? हाँ, जबकि हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे कानूनी अधिकारों लीगल राइट्स के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए उनका दायरा तकनीकी रूप से ज्यादा व्यापक है। समझ गया? अब मौलिक अधिकारों के आखिरी 3 आर्टिकल्स बचे हैं, 33, 34 और 35। पहले इन्हें अक्सर जल्दी में निपटा दिया जाता था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आर्टिकल 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, आर्म फोर्सेस, पुलिस और खुफिया एजेंसियों, हाँ, इन सब के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके। लेकिन क्यों? जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके अधिकार क्यों सीमित किए जाएं? इसके पीछे का तर्क है अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा। सेना या पुलिस में आदेश का पालन सर्वोपरि होता है। अगर वहां हर कोई अपनी मर्जी से बोलने या संगठन बनाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने लगे, तो पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए उनके कुछ अधिकारों को नियंत्रित करना जरूरी माना गया है। ठीक है, ये तर्क समझ में आता है। अब आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ की बात करता है, ये क्या है? मार्शल लॉ का मतलब है सैन्य शासन। जब किसी इलाके में हालात इतने बिगड़ जाएं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम ना कर पाए, तो वहां सेना को कमान सौंप दी जाती है। तो ऐसे में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे संविधान में मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और आखिर में आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 एक तरह से शक्तियों का केंद्रीकरण करता है।
ये कहता है कि कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। ताकि पूरे देश में एक जैसा कानून रहे। बिल्कुल। तो हमने सारे अधिकार देख लिए, लेकिन इन पर कुछ आलोचनाएं भी तो होती हैं। जैसे कहा जाता है कि इनमें बहुत सारी सीमाएं हैं, लोक व्यवस्था, नैतिकता जैसे शब्दों की कोई साफ परिभाषा नहीं है। हाँ, जिसका सरकार गलत इस्तेमाल कर सकती है। ये एक जायज आलोचना है। एक और आलोचना यह है कि इनमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार जैसे काम का अधिकार या स्वास्थ्य का अधिकार सीधे तौर पर शामिल नहीं है। सही कहा। और आपातकाल के दौरान ये निलंबित हो जाते हैं और कोर्ट जाना आम आदमी के लिए काफी महंगा और मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इनका महत्व तो बहुत ज्यादा है। ये अधिकार ही तो हैं जो सरकार को तानाशाही बनने से रोकते हैं। बिल्कुल। ये हमारे लोकतंत्र और कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की नींव है। ये व्यक्तिगत आज़ादी और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। और एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां सामाजिक समानता और न्याय सिर्फ किताबी बातें ना हों। सही। तो आज हमने देखा कि कैसे संविधान हमें शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और अन्याय के खिलाफ कितने शक्तिशाली उपकरण देता है। यह अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की धड़कन है जो हर नागरिक के सीने में धड़कती है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। हमने ये तो जान लिया कि अदालतों के जरिए इन अधिकारों की रक्षा कैसे होती है, लेकिन सोशल मीडिया ट्रायल और त्वरित फैसलों की इस दुनिया में एक आम नागरिक की क्या भूमिका है, न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में, खासकर उनके जिनसे हम असहमत हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।